बनाने वाले के अंदर आएंगे या खाने वाले के? बनाने वाले। सुबह जल्दी कौन उठेगा? खाने वाला, बनाने वाला? बनाने वाला। नॉलेज किसको हो जाएगा परमानेंट? बनाने वाले को। और परमानेंट कॉन्फिडेंस किसका हो जाएगा? आगे जाके सम्मान किसको मिलेगा? अच्छा, खाने वाले को क्या मिलेगा? बना करके बांटा जा सकता है या खा करके बांटा जा सकता है? ऐसे हाथ किसका रहेगा और ऐसे? अच्छा किस में लगता है बताओ? ऐसे, ऐसे या अरे रख ले, बांटने में लगता है। और बना बांटेगा वही जो पहले बनाना जानता हो। तो ऐसे ही ज्ञान है, जो बनाना जानता है वो बांटेगा और जो बनाना नहीं जानता वो मांगेगा। तो आपके बच्चों को मांगने वाला बनाया जाए या बांटने वाला? किस किस को लग रहा है इस प्रोसेस ने बच्चों को बांटने वाला बनाया है? बच्चे सिखाना चाहते हैं। यहां पर दो चीजें हुई है, एक है सीखना और एक है सिखाना। एक स्कूल ऐसे हैं बहुत सारे जहां सिर्फ सीखता है सीखता है सीखता है। अब मैं दोनों में कंपेयर करवाना चाह रहा हूं आपसे। आप डिसीजन मेकर हैं। आज यहां पर पूरा रिजल्ट आउट हो रहा है, तो आप लोग इस स्कूल के लिए दो बातें कर सकते हैं। एक तो ये, अगर ये मेथड पसंद आया है तो आप अपने आसपास में दूसरों को बता सकते हैं, ठीक है। और आप चाहेंगे कि हमारे जो मिलने वाले लोग हैं उन्हें भी ये चील वाली ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ठीक। और अगर आप इससे नाखुश हैं, हमारे बच्चे को उड़ना सिखा रहे हैं, इससे तो पिंजरा ही ठीक था, हमारे बच्चे को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, टीचर्स के ऊपर ही डिपेंड ठीक था, ठीक, दोनों तरह से सोच सकते हैं ना। तो मैं आपको कंपेयर करना बता रहा हूं। तो जो भी बच्चा मेकर बन गया वो इंडिपेंडेंट बनेगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, वो चैप्टर खुद बना सकता है। अभी किसी का बच्चा 6 में है तो लग रहा है कि मेरा बच्चा अगली क्लास का जो सिलेबस है वो जल्दी पूरा कर लेगा या देर में? क्या लग रहा है आपको और क्यों? जल्दी पूरा करेगा पहले से या देर में? जल्दी पूरा करेगा, क्योंकि उसके अंदर ये स्किल्स डेवलप हो गए हैं, ठीक। तो ये पूरा सिस्टम सर के वजह से ये यहां पर आया और सारे टीचर्स ने पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया इसका, इसके बाद हमने 10-12 दिन यहाँ पर रह करके टीचर्स और बच्चों के साथ मिल करके हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया। उसका रिजल्ट आपके सामने है। नंबर कम या ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, सबके बराबर नंबर नहीं आएंगे, लेकिन हैंड राइटिंग, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस, बच्चे के अंदर चैप्टर मेकिंग, पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें अगर बच्चे के अंदर डेवलप हो रही हैं तो फिर ये समझ लीजिए आगे की राह बहुत आसान हो गई है। इस साल उन्होंने ट्रेनिंग लिया है और इस रास्ते पे वो चले हैं। इस साल उन्होंने उड़ना सीखा है, पंख फैलाना सीखा है, पंख खोलना सीखा है। अब वक्त आया है आसमान की उड़ान का, जो अब अगले साल आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज होती है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या होता है? कुछ भी हम पढ़ते हैं हमारे माइंड में पिक्चर बन जाए, इसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं। फिर होता है पिक्चराइजेशन, माइंड में तो पिक्चर बन गई, अब कॉपी पे बना दे तो इसको पिक्चराइजेशन बोलते हैं। इसके बाद होता है एनालाइजेशन। एनालाइजेशन में क्या होता है? वो जो पिक्चर्स बनी है, वो जो चैप्टर है, कॉन्सेप्ट है, उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस बना दे तो एनालाइज हो गया। एनालाइज होते ही रियलाइज हो जाएगा। रियलाइज का मतलब सत्य का ज्ञान हो जाना, उसे बोध हो जाना। इसमें कहते हैं एक है बोझ, एक है शोध, एक है बोध। बोझ, शोध, बोध, तीन चीजें हैं। अगर आपने शोध नहीं किया, शोध से हो जाती है चीजें शुद्ध, शुद्ध नहीं हुई तो बोध नहीं होगा। तो बुद्धि हमें इसलिए मिली है कि आप माने कुछ नया खोजना, आप उसे कोई भी चीज देते हो तो वो खोजता है ना, लेकिन वो आगे जाके नहीं करता ऐसा। तो स्कूलों में अगर शोध वाली प्रक्रिया अपनाई जाए, शोध का मतलब होता है, पहले होता है बोझ, अगर रट्टाफिकेशन है तो वो हो जाएगा बोझ। बच्चे को याद करना, अच्छा आप में से लगता था किसी को रट्टा लगाना? नहीं। किस किसने लगाया है लेकिन मजबूरी में? सबने मजबूरी में। तो रट्टा मजबूर बनाता है और प्रोसेसिंग मजबूत बनाता है, ठीक। और बच्चे के चेहरे से, बच्चों की आंखों से, बच्चे के काम से, बच्चे के कॉन्फिडेंस से वो दिख जाता, कुछ भी छुपा नहीं रहता। जो एलकेजी के बच्चे हैं, क्या वो सवाल बना ले रहे हैं? अगर एलकेजी के कुछ पेरेंट्स बैठे हैं यहाँ पर, एलकेजी यूकेजी के बैठे हैं, कोई बच्चे बना रहे हैं, सवाल बना रहे हैं, पहले से आगे बढ़े? कॉन्फिडेंस कम हुआ है कि बढ़ा है? किस किस के बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, थोड़ा सा बताएंगे? एक बार क्लैपिंग करेंगे उन सभी बच्चों के लिए और आप लोगों के भरोसे के लिए। इस स्कूल पर आप लोगों ने भरोसा किया,
और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे टीचर स्टाफ को, जिन्होंने बहुत आत्मबल से इसको सीखा और मेहनत से इसको सीखा और अपने बच्चों के साथ में, आपके बच्चों के साथ में उन्होंने मिल करके बहुत मेहनत करके उन्हें इस लायक बनाया है। एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा, सिलेबस बच्चों को करवा दें, ऐसे टीचर चाहिए, ऐसे टीचर चाहिए कि सिलेबस करवा दें या सिलेबस करने लायक बना दें? कौन कौन कह रहा है मेरे बच्चे को सिलेबस करने लायक बना दो? और अगर लायक ना बना पाए तो क्या बना देंगे? हाँ जी, समझ रहे हैं आप? तो बहुत सारे जो लोग कहते हैं ना, ये तो नालायक है, कुछ करता ही नहीं है, बेरोजगार है ना, पढ़ा पढ़ा खाता रहता है, 20 साल का हो गया, इसको पढ़ाई में अच्छा लगता नहीं है। क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ रट्टाफिकेशन हुआ और उससे माइंड उसका भर गया या चल गया? रट्टाफिकेशन से माइंड चलता है कि भरता है? भरता है। तो ये माइंड भरने के लिए मिला के चलाने के लिए? चलाने के लिए। तो दो रास्ते हैं, एक है माइंड चलाने वाला, एक है माइंड भरने वाला। तो ये कानपुर का एकमात्र स्कूल है, अभी एकमात्र स्कूल है जहां पर ये स्टडी प्रोसेसिंग हो रही है, बाकी जगह स्टडी मेमोराइजिंग हो रही है, आप जानते हैं। तो आप लोगों से आज हम स्पेशली यहाँ पर आए आप लोगों से मिलने के लिए। पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी कि आप लोगों के ऊपर है, आप इस स्कूल को किस लेवल तक आप लेके जा सकते हैं, इस स्टडी प्रोसेसिंग को किस लेवल तक लेके जा सकते हैं। एक इस पूरी प्रोसेसिंग पर हम लोगों ने एक बुक लिखी है, पढ़ाई बोझ से बोध तक, या तो पढ़ाई बोझ होगी या बोध होगी, ठीक। इस जो भी मेथड हम लोगों ने सिखाया है वो सारा मेथड इसमें लिखा हुआ है। हम लोगों की 5 लोगों की टीम है, ये बड़ा बेटा है, इसने ये पूरे प्रोसेस को, जो हमारी 30 साल की मेहनत है, इसमें उसने पिरोया है। तो ये मेथड इसके अंदर सब लिखा हुआ है। तो 2 तरह की बुक्स होती हैं, एक होती है मटेरियल की बुक्स, एक होती है मेथड की बुक्स। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस क्या पढ़ना है वो मटेरियल की बुक है, कैसे पढ़ना है ये मेथड की बुक है, तरीके की बुक है। जैसे आपने चाय बनानी है तो चाय बनाने का मटेरियल है, लेकिन चाय बनाने का मेथड भी तो होगा ना। तो मेथड अलग चीज है और मटेरियल अलग चीज है। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस जितने भी सब्जेक्ट हैं ये मटेरियल है, लेकिन उन्हें कैसे आपको प्रोसेस करना है, कैसे बच्चों को करवाना है। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग ये सभी स्कूल्स में जा जाकर और पेरेंट्स को गाइड कर रहे हैं कि इस बुक को आप लोग पढ़ें, बच्चे को भी कंटिन्यू इसको पढ़वाएं और अपने आसपास के लोगों को भी पढ़वाएं, ताकि वास्तविक मानसिक आजादी की तरफ हमारा देश जा सके और शिक्षा में क्रांति आ सके और स्टडी प्रोसेसिंग आगे बढ़ सके। इस बुक की जो कॉस्ट है वैसे 249 है अगर ऑनलाइन से लोग मंगाते हैं तो, लेकिन स्कूल्स में पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए, टीचर्स को ऑलरेडी वो बुक मिल चुकी है, टीचर्स ने वो बुक पढ़ी है, जो भी मेथड हमने बताया है वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ 150 रुपीज हम लोग ले रहे हैं, जो कि इसमें जो खर्चा आया है, और वो पेरेंट्स तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं पूरे भारत में। अभी पूरे भारत में केवल 50 स्कूल है, बिहार में 3-4 स्कूल हैं, यूपी में 4-5 स्कूल हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, पंजाब में हैं, राजस्थान में हैं, एमपी में हैं, लेकिन संख्या अभी बहुत, टोटल 50 स्कूल हैं जो स्टडी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, बाकी मेमोराइजिंग कर रहे हैं। तो संख्या ज्यादा है कम है? अभी काम बहुत बाकी है। क्या ये इस काम को हम अकेले कर सकते हैं? नहीं। क्या पेरेंट्स इसमें अपना रोल अदा कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं ना। तो आप लोग इस बारे में चर्चा कीजिए, थोड़ा थोड़ा चर्चा करने से भी पता चलता है कि हाँ कुछ ऐसा भी है। तो 2 मेथड है, इसमें स्पष्ट रूप से सारी चीजें बताई गई। आप लोग अगर लेना चाहें तो ये सिलेबस के साथ भी मिल सकती है, आज भी मिल सकती है। ये सब ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है कि मटेरियल के साथ मेथड की बुक भी हमारे बच्चों के पास होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ स्टडी प्रोसेसिंग ठीक है, और हमें इसे गहराई से भी लिखा हुआ है कि पेरेंटिंग 3 तरह की होती है, एक होती है नेचुरल, एक होती है ओवर, एक होती है लोअर। ओवर कौन सी होती है? सारे डिसीजन मम्मी लेती है, सारे डिसीजन पापा लेते हैं, ये हो गई ओवर। यानी हैंडल किसके हाथ में? मम्मी के हाथ में, और पीछे कौन बैठ गया? बच्चा, सवारी बन गया वो, ठीक है, ये हो गई ओवर। लोअर कौन सी होती है? बच्चा क्या कर रहा है ना मम्मी को ना पता ना पापा को पता, वो हो गई लोअर। बोले हमें तो पता ही नहीं चल पाता क्या करता रहता है, हमें तो पता ही नहीं चल पाता कहाँ चला जाता है, हमें तो पता ही नहीं चल पाता, वो हो गई लोअर। एक होती है नेचुरल। नेचुरल में क्या होता है? हैंडल बच्चे के हाथ में होता है, डिस्कशन होता है, और कैरियर मम्मी और पापा के हाथ में होता है।
अगर आपको बच्चों को ड्राइवर बनाना है तो कैरियर अपने हाथ में रखो और हैंडल बच्चों के हाथ में। अगर सवारी बनाना है तो हैंडल अपने हाथ में रखो और कैरियर पे बच्चे को बैठाओ। ठीक है। तो कितने लोग ऐसे हैं कि जो अपने बच्चे को हर चीज में ड्राइवर बनाना चाहेंगे। तो ड्राइवर बनाने का जो तरीका है वो है बैक सपोर्ट। ठीक है। और यूजर बनाने का तरीका है फ्रंट सपोर्ट। आप लोग मार्केट में लेके जाओ बच्चों को, कभी भी जाओ, तो उन्हें 20 रुपए दो और उनसे आप 5 कदम पीछे हट जाओ और सब्जी वाले के पास भेजो कि बेटा जाके जरा टमाटर का पता करके आ कितने रुपए का है। ठीक। और लेके आ, हो सकता है एक आध टमाटर वो कैसा ले आए, खराब, वो कोई बात नहीं, उसको खरीदारी कर। खुद पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे, बेटा जा, मेरा फोन आ गया, जरा मैं बात कर रहा हूं या बात कर रही हूं, जरा जाओ बेटा। देखो जरा आपका बच्चा सही काम के लिए हिचकिचाता है या नहीं। आप 5-7 बार ऐसा कर दो, उसका माइंड चलने लग जाएगा। मैंने अपने बच्चों के साथ में जब वो 5 साल के थे, 6 साल के थे, ये सारी खरीदारी करना सिखाया था। आज वो ट्रेनर है, आज वो लगभग 50 स्कूलों में ट्रेनिंग देने जा चुके हैं। ऐसे सब कर सकते हैं। इसको कहते हैं हैंडल देना और कैरियर पकड़े रहना। ऐसा नहीं है कि तू जा रहा हम घर चले ना, देख रहे हैं क्या कर रहा है, पैसों का क्या कर रहा है, टमाटर ले रहा है नहीं ले रहा है, चुपचाप खड़ा है, ये देखो, ऑब्जर्व करो बच्चों को। तो ये होती है नेचुरल पेरेंटिंग। ऐसे ही नेचुरल यहाँ पर टीचिंग कराई जा रही है। तो आप सभी का धन्यवाद। और हमें फिर दोबारा से यहाँ आने का मौका मिला और सर ने यहाँ इनवाइट किया कि यहाँ पर बच्चों को जो रिजल्ट आउट होने वाला है उस दिन जरूर आइए। तो हम आपके बीच में हैं। आपके बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है, ये बहुत बड़ी बात है और वो सब आप जानते भी हैं। तो सभी के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ सर ने बताया कि यहाँ पर छोटा छोटा प्राइज दिया जा रहा है। वो प्राइज कोई बहुमूल्य नहीं है, बहुमूल्य है उनके अंदर जो चीज डेवलप हुई है वो परमानेंट है। ये तो प्रतीक मात्र है, ये नंबर भी प्रतीक मात्र है। आपको भी नंबर मिले थे, मुझे भी नंबर मिले, वो प्रतीक है। लेकिन मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, मेरे अंदर जो नॉलेज आया, मेरे अंदर जो ज्ञान आया, आपके अंदर जो ज्ञान आया, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया, वो परमानेंट है, वही जीवन का आधार है। तो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद इस कानपुर में इस प्रोसेस को लागू करवाने के लिए। थैंक यू। नहीं, बात खत्म। अगर लेकिन किंतु परंतु लग गया, इसका मतलब है इसका नो। लेकिन किंतु परंतु का अर्थ क्या है? नो। कहीं पर भी कि बोले खाना खाना है, ठीक, उसने कहा मुझे खाना तो था लेकिन, क्या मतलब है इसका? नो, बात खत्म। बोले तुम वहां आओगे? नहीं, मैं आना तो चाह रहा था लेकिन, इसका मतलब है नो। इस नो और यस में ही दुनिया चलती है। आप अपने परिवार में क्या चाहोगे, यस और नो या बीच में झूलेलाल? है कोई भी आपसे स्पष्ट बात करे, क्लियर बात करे या बीच में झुलाए? तो आपको ऐसा ही अपने को भी बनाना है और अपने बच्चों को भी बनाना है और दूसरे के बच्चों को भी बनाना है। बीच में कुछ होता नहीं। या तो गेंद ऊपर जाएगी, बीच में भी रुक सकती है, नहीं। या तो मुझे ये सवाल आता होगा, या तो मुझे ये पढ़ना आता होगा। नहीं, मुझे पढ़ना तो आता है लेकिन, क्या मतलब है इसका? नहीं आता। मुझे इसकी मीनिंग आती तो है लेकिन अभी नहीं बता पाऊंगा मैं। क्या मतलब है इसका? नहीं आती। समझ रहे हैं आप? नहीं और हाँ। जो भी व्यक्ति यस और नो में बात सुनना और करना ना पसंद करे, इसका मतलब बीच में एक और वर्ड है, उसे बोलते हैं कंफ्यूजन। क्या बोलते हैं उसको? कंफ्यूजन। और कंफ्यूजन से बड़ी बीमारी इस दुनिया में न थी, न है, न हो सकती। ये इतनी बड़ी बीमारी है कि इसका इलाज भारत सरकार के पास नहीं है। बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े डॉक्टर के पास कंफ्यूजन का कोई इलाज नहीं है। और इसका इलाज है केवल यस और नो, बीच का कोई रास्ता नहीं। अब तो आपको बात करनी है यस और नो में। बोलना किस किस को आता है? सबको नहीं आता है। बोलना किसको आता है? मैंने हैंड किया ना, तो जिन्हें समझ में आ गया होगा तो उन्होंने हैंड किया होगा।
और बाकी ने हैंड रेज नहीं किया तो उनका इसका मतलब क्या है, वो क्या बोल रहे हैं, नो। क्या बोल रहे हैं, नो। कंफ्यूजन। तो जो भी कंफ्यूजन में है ना तो वो यस में है और ना वो नो में। ये है सबसे बड़ा दुनिया का इशू। अगर आप या आपके बच्चे यस और नो की भाषा लैंग्वेज सीख गए तो सारी प्रॉब्लम्स। अगर कोई काम उसे नहीं आता और बोले कि मुझे नहीं आता, तब भी वो सच बोल रहा है। और अगर वो कह रहा है मुझे आता है तो बोले सुनाओ, बताओ, दिखाओ, और वो दिखा दे, तब भी सच बोल रहा है। इस कंफ्यूजन को बोलते हैं झूठ। और झूठ के पांव नहीं होते, झूठ का आधार नहीं। हर वो बात जिसका आधार नहीं है वो झूठ है। ठीक। एक फार्मूला है सोच वर्सेज सच। सोच में से ओ की मात्रा हटा दें तो क्या बचेगा, ओ की मात्रा माने क्या, नहीं तो एक ही नहीं हो गई वो तो एक ही हटी हुई ना, ओ माने वो डंडा भी है। क्या बचेगा, तो सच अलग है और सोच अलग है, या सोच को ही सच कहते हैं। हाँ, आपने कहा था ना सबको बोलना आता है। आपने कहा था सबको बोलना आता है। गलतफहमी दूर हो रही है क्या। आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हो जिनमें आधे लोगों को बोलना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता। पता है क्यों नहीं आता, कहीं हमारे मुंह से क्या ना निकल जाए, सही या गलत। सच निकल जाए तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, गलत ना निकल जाए इस वजह से माइंड कह रहा है चुप रहो। इसको बोलते हैं डर। क्या बोलते हैं इसको, डर। ठीक। और वो चेहरे पर दिखाई, ठीक। तो सोच और सच इसको समझ लें, ये दोनों एक ही चीज है, दिखते तो एक ही हैं। सोच सच, इसमें भी 100, इसमें भी 100, इसमें भी 100, इसमें भी एक जैसे दिख रहे हैं ना। क्या दोनों एक 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 जैसे हैं या एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्या लग रहा है, ये सिमिलर हैं या अपोजिट हैं। रेज योर हैंड, किसका माइंड काम कर रहा है, सोच और सच ये अपोजिट हैं, या तो ये पर्यायवाची हैं कि भाई आप भी चल रहे हो तो मैं भी इधर चल रहा हूं। एक ये है कि आप इधर जा रहे हो मैं तो उधर जा रहा हूं। ये पूरा पश्चिम है, अपोजिशन में है, विलोम है या पर्याय है। किस किस को क्लियर हो गया, रेज योर हैंड। और कौन कौन अभी कंफ्यूजन में है, कौन। अगर आपके पास सवाल है, आप लोग पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, पहला चांस आपका है। नहीं क्लियर हो रहा है, क्लियर किसको है, आपको क्लियर जी है, सिमिलर। और किसको क्लियर है, हाँ। अपोजिट है या सिमिलर है, अपोजिट हैं। बहुत गहरी बात क्लियर होने वाली है। क्या हो गया ना कि ये बात मेरे सिर के ऊपर से निकल जा रही है। तो सिर के ऊपर से निकल जाने का मतलब है मेरे एंटीना से ऊपर से निकल गई, मेरा एंटीना रह गया छोटा और बात थी लेवल से ऊपर, फ्रीक्वेंसी ऊपर से निकल गई। पहले एंटीने चलते थे ना, तो हम कहते थे थोड़ा एंटीना बड़ा करो भाई, एंटीना घुमाओ भाई, अभी भी नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा। पहले आपको 2G था तो नीचे अब नहीं आती थी आवाज, रुक जा छत पे जा रहे हैं जरा हम। तो क्या हुआ कि इसका एंटीना तो बड़ा नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं कॉन्सियसनेस। और सब जगह चल रही है फ्रीक्वेंसी। तो हमारे एंटीना से निचली बातें जो होती हैं आम जनता वाली, बच्चों वाली, वो तो हमको जल्दी से पकड़ में आ जाती है। और जहां हमारे एंटीना से थोड़ी सी ऊपर की फ्रीक्वेंसी की बात हुई, वो हमारी पकड़ में नहीं आती, फिर हम बड़बड़ाते हैं, पकड़ तो पाते नहीं, या तो हम
पकड़ पाते हैं या बड़बड़ाते हैं? वही बच्चों वाली बातें, बच्चों वाली बातें, बच्चों वाली बातें माने छोटा एंटीना, बड़ों वाली बातें माने बड़ा एंटीना। इस दुनिया में हम और कुछ नहीं करने आए हैं। बताओ क्या करने आए हैं? किसी को पकड़ में आ गई बात तो एक ही काम करने आए हैं इस दुनिया में। बताओ क्या? फिर से बताता हूं, किसको पकड़ में? हाँ, छोटी छोटी बातें माने छोटा एंटीना, कॉन्शियसनेस, ठीक है। और बड़ी बातें पकड़ में आने का मतलब है, ऊंची ऊंची बातें भी पकड़ में आने का मतलब एंटीना बड़ा हो गया। अब इस दुनिया में हमारा केवल एक ही काम है, इस शरीर यूपी यंत्र, इस मोबाइल यूपी रूपी यंत्र से हम एक ही काम करने आए हैं। क्या करने आए हैं बताओ? किसको पकड़ में आया? हाँ, क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। एंटीना बड़ा करने आए और कुछ नहीं है, और कोई काम नहीं है। एंटीना बड़ा हो गया तो ये फ्रीक्वेंसी पूरी जितनी भी इस दुनिया में चल रही है वो सब पकड़ में आना चालू हो जाएंगी। पूरी गीता पकड़ में आ जाएगी। गीता को लोग 50 बार पढ़ लें, पकड़ में ही नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि एंटीना छोटा है। ऊंची बातें बोले, पता नहीं इनकी बातें सिर के ऊपर से जाती, सिर के ऊपर से जाती हैं, ये कंफ्यूजन है। सिर के ऊपर से नहीं जाती है, एंटीना के ऊपर से जाती है। इस सिर में छुपा हुआ एंटीना, अब वो छोटा है और बातें ऊपर से निकल जाती हैं। रडार में आती नहीं ना, रडार होता है ना, वो पकड़ नहीं पाता उसको। तो जितनी भी पढ़ाई है, जितना भी ज्ञान है, किताबें हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं, या मम्मी है, पापा हैं, जितने भी ये सब चीजें चल रही हैं, केवल एक मकसद है, किसी तरह छोटा एंटीना कैसा हो जाए, बड़ा हो जाए, बस। और कोई मकसद नहीं है, बाकी तो सब ये इस्तेमाल है। ये जो शरीर है ये मोबाइल है, और जो कॉन्शियसनेस है वो है फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए नेटवर्क। कि नेटवर्क नहीं आ रहे। नेटवर्क का मतलब होता है नेट। नेट माने जाल। ये जाल फैला हुआ है सारा। ये नेटवर्क हमारी पकड़ में नहीं आ रहा क्योंकि हमारा नेटवर्क टूटा हुआ है और कॉन्शियसनेस छोटी है, ठीक। तो जैसे अगर कोई यस और नो में बोले, उनकी बात ना क्लियर कट होती है भाई। अगर उन्होंने जाना होगा तो बोल देंगे हाँ, नहीं जाना होगा तो मुंह पे बोल देंगे ना। बोलते हैं ऐसे लोग। तो उनको उनको अच्छा माना जाता है या खराब? जो क्लियर कट बताएं हैं और जो कंफ्यूजन फैलाएं, बोले उनका पता ही नहीं क्या बोलते रहते हैं। क्या बोलते रहे? मैंने बड़बड़ाना। तो अगर हमने ऊंची चीजें पकड़ना नहीं सीखा तो बड़बड़ाना तो आ ही जाएगा, ठीक। इसका उल्टा पढ़ो, उसी को बड़बड़ाना बोलते हैं। जो भी रट्टू तोता है, रट्टू तोता कौन होता है? जो पिंजरे में होता है। उसको रटा दो राम 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 राम, 15 दिन बाद क्या बोलेगा वो? राम राम राम। उसको बताओ शाम 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 शाम, क्या बोलेगा? उसको बोलो मीरा 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 मीरा, क्या बोलेगा वो? रट्टू तोता बड़बड़ाता रहेगा, बड़बड़ाता रहेगा, एक ही बात को बड़बड़ाता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको ऊंची चीजें पकड़ में नहीं आ रही। तो दो ही चीजें हैं, या तो पकड़ना सीख लो या बड़बड़ाना सीख लो। तो ये जो टर टर है, टर टर में बात क्लियर होती है कि नहीं होती है? बात क्लियर टर टर में पहले होती है मन मन में। मन मन में कैसे होती है? बोले क्या बात? कुछ नहीं। क्या आंसर आएगा? कुछ नहीं। दूसरी होती है, हम रोटी बना रहे हैं, हम साइकिल पे जा रहे हैं, हम कार चला रहे हैं, हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं। मोटरसाइकिल जाना तो अरे भाई देख के चलो। हाँ सॉरी, क्या बात हो गई? क्या बोलेगा? कुछ नहीं। इसका अगला स्टेप होता है, ये स्टार्टिंग है, इसका अगला स्टेप होता है 1 घंटा फोन पे बात कर रहे हैं, किसी ने पूछा क्या बात रही?
1 घंटा बात कर, वो बता ही नहीं सकता मैंने बात की क्या, क्योंकि वास्तव में कोई बात थी नहीं, उसने तो टटर करना था। ठीक, 6 जगह शादी ब्याह में लोग बैठे हुए हैं, क्या चल रही वहां पे? टटर, कुछ भी नहीं चल रहा। उनसे पूछो क्या बात रही भाई, 2 घंटे से बात चल रही थी, कुछ नहीं, वो अपनी टटर कर रहे थे। ये टर्टर है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी का लेवल कैसा रह गया, एंटीना नन्नू रह गया, बच्चे ही रह गया। ठीक, बच्चे ही रह गए, हम बड़े हुए ही नहीं, ये जीवन भी बर्बाद। शरीर बड़ा हो गया लेकिन हार्डवेयर तो बड़ा हो गया, सॉफ्टवेयर छोटा ही रह गया। ये है हार्डवेयर, और जो अंदर बोल रहा है ना वो सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो दिख, उसको बोलते हैं चेतना, और इसको बोलते हैं शरीर। ठीक, जो अंदर बोल रहा है, जो इन आंखों के पीछे से देख रहा है, जो इस बीच में समझ रहा है, वो है सॉफ्टवेयर। ये जो हार्डवेयर है, ये बताओ हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर? ये जो इन 2 आंखों से दिखता है वो हार्डवेयर, और इन तीसरी आंख से जो दिखता है वो सॉफ्टवेयर, उसको बोलते हैं तीसरी आंख। इन नजरों से जो दिखता है वो है हार्डवेयर, और जो नजरिए से दिखता है सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर नश्वर है, तो सॉफ्टवेयर क्या है? पकड़ में आया कुछ? हार्डवेयर अगर नश्वर है तो सॉफ्टवेयर क्या है? अब बताओ, सॉफ्टवेयर होता है कि नहीं होता है? क्या दिखता है? हैं? दिखाई दे सकता है? नहीं, इसलिए ईश्वर भी दिखता लेकिन होता है, कण कण में होता है, कण कण में होता है, कण कण ईश्वर नहीं है, कण कण तो हार्डवेयर है। उसी को बोलते हैं तथ्य। ये है तथ्य, और दूसरा है सत्य। तथ्य इन 2 आंखों से दिखेगा, सत्य इस तीसरी आंख से दिखेगा। ये 2 आंखें हैं, तीसरी भी है, ये नजरें हैं, ये नजरिया है। जी, इसको साधन बोल सकते हैं, उसको साध्य बोलते हैं, वो साध्य है, साधने वाला, ये साधन है। इन साधनों का उपयोग करके इस साध्य को साधना होता है, यानी इसको ही हमें बड़ा बनाना होता है, इसकी परवरिश करनी होती है। इसमें बैठा है ईश्वर अंदर। अब दिक्कत कहां है? एक है कुंठा। कुंठा कहां होती है? लेकिन किंतु परंतु क्या है ये? अटक जाना, पहले अटकेंगी फिर भटकेंगी, अंदर ही अंदर। जी बोले। हाँ, कण कण में, बिल्कुल सही है। देखिए, अगर वो सच है, वो अगर सच है तो सोच नहीं है, और अगर वो सोच है तो सच नहीं है। अगर सोच सच हो गई तो वो सोच रह कहां गई, फिर तो वो सच में बदल गई। अगर दूध का घी बन गया तो वो दूध नहीं रहा, बदल गया। ठीक, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है या सिमिलर है? अपोजिट है। एक चीज इसमें से बदलती है, एक नहीं बदलती। सोच बदलती है या सच बदलता है? सोच बदल सकती है, सच बदल। सोच सबकी अलग अलग होती है या सच सबका अलग अलग होता है? सोच तो एक जो बदलती है उसे बोलते हैं जो रंग बदल दे। बोलिए, सुबह कुछ और बोलता है, शाम को कुछ और बोलता है, तो उसे सच बोलने वाला कहते हैं या झूठ? तो एक है सच और एक है झूठ, तो एक है सोच और एक है सच। तो जो जब तक वो हमारी सोच है, वो हमारी सोच है। बोले इनकी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है, इनकी सोच अलग, मेरी सोच अलग। तो ये सारे सोचने वाले जिनकी सोच अलग अलग है
तो इनके पास सच है या झूठ? हाँ जी, झूठ। बहुत तगड़ा झटका लगता है, एकदम दुनिया हमारी खिसक जाती है, एकदम से लड़खड़ा के गिर जाते हैं। भगवान, मतलब हम जो सोच रहे हैं वो झूठ है? बिल्कुल, जो हम सोच रहे हैं वो झूठ ही है जब तक वो सच में ना बदल जाए। और सोच सबकी अलग अलग हो सकती है। अब बताओ, झूठ सबका अलग अलग हो सकता है या सच सबका अलग अलग हो सकता है? हाँ, नहीं, अभी ये बताइए, झूठ अलग अलग हो सकता है या सच? तो दूसरा क्या बचा? जो बदल जाए वो, जो बदल जाए वो झूठ, जो ना बदले वो सच। तो जब सबको किसकी तलाश है? लोगों को जब सच नहीं मिलता तो बोलते हैं ये मेरा सच, वो तुम्हारा सच। क्या ये पॉसिबल है? सच मेरा तुम्हारा हो सकता है? सच मेरा तुम्हारा नहीं हो सकता। वो क्या हो सकती है अगर मेरा तुम्हारा है तो? वो झूठ है, वही सोच है। तो सोच जब तक है उसे कहते हैं बोझ, और जब सच आ जाता है तो उसे कहते हैं बोध। इस सोच पर होता है पहले शोध, फिर ये हो जाता है शुद्ध, और जब शुद्ध हो जाए तो ये बन जाता है सच। सोच में से कुछ हटाना पड़ता है तब सच मिलता है, या कुछ लगाना पड़ता है तब सच मिलता है? तो सच तक पहुंचने के लिए ज्ञान हमको चाहिए या कम करना पड़ेगा? फिर से ध्यान से सुने। जो भी सोचना सबको आता है, तो सोच में से कुछ हटाना पड़ेगा तब सच मिलेगा, या सोच में कुछ जोड़ना पड़ेगा तब सच मिलेगा? हाँ जी, किसको आया समझ में? जोर से बोलो। हैं? बढ़ाना पड़ेगा। सोच में कौन सी मात्रा लगा दें कि सच मिल जाए? हैं? हैं? वर्डिंग की बात कर रहे हैं नहीं, वर्ड नहीं, सच माने क्या? बात तो नहीं। हाँ, बात ये है कि आप वर्ड पकड़ रहे हैं। अगर हम वर्ड को पकड़ेंगे तो वो हटाना है। लेकिन हाँ। सोच से सच तक जाने के लिए हमें चाहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाना, तो बढ़ाना चाहिए। आप समझिए, हम बोझ हमारे पास ज्यादा है इसलिए। अच्छा, बुद्ध ने ज्ञान और लिया या हटाया, क्या लग रहा है? सोच समझकर बताइएगा। केवल अपने आप कुछ छोड़ा या कुछ लिया? बहुत कुछ छोड़ा, तो क्या किया? बहुत कुछ छोड़ा, छोड़ा या लिया? छोड़ा। छोड़ा। तो सच तक पहुंचने के लिए हमें कुछ छोड़ना पकड़ेगा पड़ेगा या पकड़ना पड़ेगा?